अच्छा, आप वो जो डीजल है उसकी बात कर रहे हैं जो पेट्रोल पंप पे बिकता है? जी जी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। समी साहब, आप क्यों खामखा किसी और तरफ नहीं, ले जा मैं रहे हैं? किसी और तरफ नहीं जाता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम तजिया। मेरे साथ हैं सदीक साजिद, हमारे सीनियर पॉलिटिकल कॉरेस्पॉन्डेंट, और अज़हर सदीक साहब हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे स्काइप के ज़रिए। मारूफ कानूनदान है और आजकल तो बिल्कुल उनका भी नब्ज़ पे हाथ है और सारी नज़रें उन जैसे वकला की तरफ लगी हुई हैं कि ये मामला किधर जाएगा, क्योंकि ये कानूनी और सियासी मामला है। डिस्कस करेंगे आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो पंजाब असम्बली के मुनहरफ अरकान हैं 6 मई को उनको बुला लिया है, क्योंकि स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने रेफरेंस उनका भेज दिया था उनकी डिसक्वालिफिकेशन के लिए कि इन्होंने डिफेक्शन की है। और बिल्कुल इन्होंने 2 दफ़ा की है, एक तो फ्लैटीज़ में भी वोट डाला और फिर उसके बाद पंजाब असम्बली में भी जो दोस्त मोहम्मद मज़ारी साहब ने जो इलेक्शन कंडक्ट करवाए वो उसमें किया। एक और जो ख़बर है, जो एक जिसे कहा जा रहा है कि ताज़ा हवा का झोंका है वो पीटीआई के लिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने वो जो 30 दिन के अंदर अंदर फैसला इलेक्शन कमीशन से कहा गया था कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला करे, उसमें वो जो ऑर्डर था 30 दिन का उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। लेकिन इसके साथ ही जो दूसरी तमाम सियासी जमातें हैं उनको भी नोटिस कर दिया, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने ये पटिशन दायर की थी कि जनाब ये सारा फॉरेन फंडिंग का जो मामला है ये सिर्फ पीटीआई का नहीं, दूसरी जो जमातें हैं उनको भी साथ साथ आप देखें। ईसीएल से बहुत सारे नाम निकाले जा रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब 27 तारीख को सऊदी अरब जा रहे हैं और मरीम नवाज़ साहबा भी जाना चाह रही हैं। लेकिन मरीम नवाज़ साहबा ने यह भी ऐलान किया है कि वो लाहौर के हलकों को दौरा कर रही हैं और कल वो एक लाहौर के हलके में मौजूद होंगी और वहाँ पर वर्कर्स के साथ वो कुछ टाइम बिताएंगी। तो पॉलिटिकली इस वक्त हीट महसूस की है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने कि इस वक्त पीटीआई का जो बयानिया है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त वो देखा जा रहा है। और दूसरी तरफ 28 अप्रैल के लिए जो कौमी असम्बली के जो मुनहरफ अरकान हैं उनके लिए भी नोटिस जारी। 28 अप्रैल, ये तो बहुत जल्द बुला लिए गए, 28 अप्रैल 2-3 दिनों के बाद ही। तो कुछ जो एक माहौल है मुल्क में वो कुछ ऐसा लग रहा है कि जो कहा कि हर तरफ से ये सदाएं आ रही थीं कि जो कुछ भी हुआ उसको समझें कि ये माजी का किस्सा है और इलेक्शन की तरफ बढ़ें आगे। अगर इस मुल्क ने चलना है, जाना है, ये जो ज़ख़म लगे हैं अगर इनको भरना है, मरहम लगानी है दोनों अतराफ़, तो आप इलेक्शन करवाएं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो। इमरान खान साहब ने आज अपने वर्कर्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैगाम दिया और वो पैगाम ये है कि तैयार हो जाएं, अगले चंद हफ्तों में आपको कॉल दे रहा हूँ, आप आएंगे इस्लामाबाद और मैं आपके साथ बैठूंगा और उस वक्त तक बैठूंगा जब तक इलेक्शंस की तारीख का ऐलान नहीं किया जाता। बहुत ही एक जो पोलराइजेशन है ऑलरेडी ये उसमें बिल्कुल इमरान खान ने वाज़े अब अपनी हिकमत अमली दे दी है। सड़कों पर वो लड़ाई करेंगे, अवामी ताकत और अवामी मदद से वो पाकिस्तान की हुकूमत को मजबूर करेंगे कि इलेक्शंस करवाए जाएं। दूसरी जानिब कुछ डैमेज कंट्रोल भी करने की कोशिश की जा रही है और रीच आउट किया जा रहा है सहाफ़ियों को, कॉलम निगारों को, एंकर्स को कि इस मामले में ज़रा थोड़ा आप अपना एक रोल प्ले करें और जो इस वक्त कौम को जिस चीज़ की ज़रूरत है, जिस एक अपने अंदर एक इत्तेहाद की ज़रूरत है, उस चीज़ को प्रमोट करें। लेकिन मसला ये है कि ये अच्छी सोच है, इत्तेहाद होना चाहिए और किसी भी इदारे के ख़िलाफ़ बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो एक्शंस हैं दे स्पीक फॉर देमसेल्फ। अगर आप अच्छाई लाना चाहते हैं तो फिर आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे ये तासुर जाए। और ये जो इक़दामात मैंने गिनवाए हैं अदालतों के और ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से, ये हम इसे एक कदम कह सकते हैं, लेकिन ये बहुत बेहतर होगा कि इस सारी सूरत हाल को देखते हुए
अगर कहीं ग्रैंड डायलॉग कर लिया जाए और इलेक्शन की तारीख की अनाउंसमेंट कर दी जाए, भले वो इलेक्शन सितंबर में हो, अक्टूबर में हो, नवंबर में हो, लेकिन एक वाज़े अगर रोड मैप दे दिया जाए तो शायद ये जो उलझने हैं या ये जो सारे इस वक्त जो कदूरतें हैं, जो टेंशन है, शायद उसमें कुछ कमी वाक़या हो जाए। सदीक साजिद साहब, आपसे शुरू करता हूँ। सारे सऊदी अरब जा रहे हैं उम्रे के लिए। जी बिल्कुल सभी साहब, जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं काला सतह के वफद के साथ जा रहे हैं। अच्छा ये बताइए, नवाज शरीफ साहब को पासपोर्ट तो नहीं अभी मिला? नहीं, अभी नहीं वो मिला। सऊदी अरब उनके आने का इम्कान नहीं, तो उनका अभी तक तो नहीं था। जब कि मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, अभी तक तो वो नहीं मिला था। सुना है कि उसके कोई तकाजे हैं और ये भी सुना गया है कि कुछ अदालतों से भी इस हवाले से रुजू करना पड़ेगा, उसके बाद ही फिर इसके ऊपर जो है वो गौर ख्वाज होगा। अभी तक वो इस हकदार को भी नहीं हुआ और उनको भी जो है वो नहीं हुआ। अब 27 अप्रैल को जाना चाह रहे हैं शहबाज शरीफ सऊदी अरब के दौरे पे, और उनकी ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो जरदारी भी उनके साथ जाएं, मौलाना फजल रहमान भी जाएं, और ये भी ख्वाहिश है कि मरियम नवाज साहबा भी उनके साथ जाएं। ये मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मर्ज क्यों नहीं कर देते? इतना ही मोहब्बत है, हल्फ उठाने से पहले नवाज शरीफ से मिलना ज़रूरी है, उम्रा भी इकट्ठा करने जाना है, तो एक ही पार्टी बना ले, मैनिफेस्टो भी एक है, इस वक्त सारी सूरत हाल भी एक ही है। इस वक्त तो इत्तेहादी है ना जी, आप समझे, मर्जी है एक दूसरे में। अच्छा, आप मतलब अब यकजान दो काले हम कह सकते हैं? अभी तक हैं वो। जब फिर आप देख लीजिएगा, ये ईद के बाद आहिस्ता आहिस्ता दूरियां इनमें बढ़ना शुरू हो जाएंगी। मैं और आप यहीं पे मौजूद है, आप देख ले, ये जो दाल है ना, ये इतनी वो जूतियों में बटने वाली बात वो ना, वो हमें नजर आएगी बड़ी जल्दी इस हवाले से। एक तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने कल बुलाई है सीईसी की मीटिंग, हाइब्रिड लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि हाइब्रिड सीईसी होगी, उसमें वो राय लेंगे जी मैं हलफ बुध को उठाऊं, अगर वो बुध को हलफ उठा लेते हैं तो एज ए वजीर खारजा जाएंगे इनके साथ। कॉपी ड्रामा जो है कि सीईसी कौन सा काम जरदारी साहब ने और बिलावल साहब ने अपनी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से पूछ के किया है जो अब ये करने लगे हैं? यानी मुझे बताएं, इससे बड़ा झूठ और इससे बड़ा धोखा हो सकता है? ये सारा मोहर लगवानी होती है ना सर, कि सीईसी ने मुझे इजाज़त दे दी है कि मैं बन जाऊँ। फिर मौलाना फजल रहमान साहब, उनकी ख्वाहिश ये थी कि मोहसिन दावड़ भी साथ जाए। अब उनका नाम भी ईसीआर में था, लेकिन आप सुना है कि वन टाइम परमिशन के तौर पर और कैबिनेट से वो अप्रूवल लेके तो उनका नाम भी वन टाइम के लिए वो निकाला जाएगा, और उनको भी वो किज़ार है, वो भी था। असलम बुतानी जो थे उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने कहा जी मेरी सेहत ठीक नहीं है, लेकिन उनको भी जो है वो ऑफ़र जो है वो की गई थी। तो अब ज़ाहिर इस दौरे का मकसद आप भी अच्छे तरीके से सभी साहब जानते हैं कि ज़ाहिर एक तो उम्रा की सादत हासिल करना, फिर सऊदियों के साथ, और ख़ास तौर पर फिर ये जो आजकल मुल्क के इकानमी की सिचुएशन है, माल पानी भी हासिल करना सबसे एक बड़ा जो है वो मकसद जो है वो हो सकता है। में रौला तो माल पानी का ही है और फिर उनको वफादारी का यकीन भी तो दिलाना है ना, ये भी एक दौरे का मकसद है कि जनाब। और आपको पता है कि सऊदी अरब को और फिर सऊदी अरब के साथ यूएस कोलेशन देख लें, वो सारी चीज़ें आप मेरे से बेहतर समझते हैं। वो खुलकर बात करेंगे तो फिर ये लोग नाराज़ भी हो जाते हैं, मैं तो बीट करता हूँ, इस वजह से मार खा जाता हूँ। तो इस वजह, लेकिन ये भी उसमें एक चीज़ है कि कुछ ना कुछ कर्ज़ों में रिलीफ हो जाए, जो पैसे उन्होंने सेफ डिपॉजिट के तौर पे रखे हुए हैं उसमें हमें कुछ थोड़ी सी मोहलत मिल जाए, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं इकानमी के, पैसा वो जो आ रहा था वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जानब से उसकी जो बहुत कम हो गई है, अब जो तरसीलात ज़र जो जिसको हम कहते हैं, वो भी एक इशू है। तो अब देखते हैं कि इसमें जो मौलाना फजल रहमान को साथ ले जाकर कौन से मकासद, क्योंकि मौलाना फजल रहमान वहाँ पे जाएंगे तो ज़ाहिर अरबी बोलेंगे, उनके साथ उनको अरबी आते भी अच्छी खासी रवानी से बोल लेते हैं, मुतरजम की जरूरत शहबाज शरीफ को बहुत आती है। अब वो मुतरजम की हो सकता है ज़रूरत ना पड़े, नहीं तो वो भी एक शहबाज शरीफ को बहुत आती है जी, तो वो लेकिन जर्मनी भी आती है उनको 5, 6, 7। देखिए, मैं एक बंदे ने मुझे कहा कि मैंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब को कितनी ज़बानें आती हैं? उन्होंने कहा ये जो पासपोर्ट ऑफिस के सामने बंदे बैठे होते हैं ना, उनको पाकिस्तान की हर ज़बान आ रही होती है कि जिस तरह का भी बंदा है वो बोली बोल लें। तो शहबाज शरीफ साहब को भी कम अज़ कम 6 या 7 ज़बानें आती हैं। नहीं, ये ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मसला इनके लिए वही इस वक्त बना हुआ। आपने देखा ना कि डीजल का एक बहुत बड़ा बहरान पंजाब डीजल का बहरान? जी बिल्कुल। आप डीजल का क्या बहरान है सर? देखिए, वो ओगरा तो कह रही है कि मसनूई बहरान। अच्छा, आप वो जो डीजल है उसकी बात कर रहे हैं जो पेट्रोल पंप पे बिकता है? जी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। समी साहब, आप क्यों आपका किसी और तरफ? नहीं, मैं किसी और तरफ नहीं चाहता। ये मैं तो सिर्फ अजहर सदीक साहब ने हंसना शुरू कर दिया, नहीं, तो मैं तो इसलिए सिर्फ गुजरा, मैंने कहा पता नहीं ये आप किस चीज़ की बात कर रहे हैं। सर, ये एक इशू है, ये आप देखिए ना कि वहाँ पे हालांकि मसनूई तौर पर किया गया, लेकिन हुकूमत की एक नाकामी तो है, और पंजाब में गवर्नमेंट है नहीं इस वक्त कोई भी, वहाँ पे एक अलग से वो चला हुआ गवर्नमेंट तो है,
हमजा शहबाज की और शहबाज शरीफ साहब वहाँ पर रमजान बाजार देख रहे हैं। आईनी तौर पे तो कोई तो आईनी तौर पर पहले क्या हुआ है, चलें अजहर सदीक साहब से पूछ लेते हैं कि यहाँ पर आईनी तौर पर पहले क्या हुआ है जो अब पंजाब की हुकूमत आईनी तौर पर चलनी है। अजहर सदीक साहब, ये इलेक्शन कमीशन ने बुला लिया है 6 तारीख को जो ये पंजाब असम्बली के हैं, और सदीक साजिद साहब के पास ये खबर है कि 28 अप्रैल को जो कौमी असम्बली के जो मुर्रफीन हैं उनको नहीं जो वो 123 जिन्होंने इस्तीफे दिए थे उनको बुलाया जा रहा है। अच्छा, एक तो बात बड़ी वाज़ेह तौर पर बता देता हूँ कि जहां तक 28 तारीख वाली बात जो सदीक साजिद साहब बता रहे हैं वो ठीक है कि वो जो जिन्होंने इस्तीफे दिए थे उनका डी नोटिफाई करने के हवाले से है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर ने डी नोटिफाई कर दिया था, बाकायदा ऑर्डर भी पास किया था। राजा परवेज अशरफ साहब इन्होंने मुस्तादी दिखाई, इन्होंने कहा नहीं मैं सुनना चाहता हूँ। वो अल्टीमेटली मामला जो है ना इलेक्शन कमीशन के सामने है। जो बुनियादी तौर पर मेन इशू है वो है डिफेक्शन के हवाले से, और इलेक्शन कमीशन को बड़े अरसे से कह रहे हैं, यानी मैंने भी इसमें आई एम रिप्रेजेंटिंग पीटीआई, मैंने बाकायदा उनको लिखा कि इसकी जल्द समाअत मुकर्रर करें। ये तो कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है ना, ये यानी इसमें कौन सी कोई इंक्वायरी करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है, वोट आए हैं, वोट डाला है, दस्तखत मौजूद है, इसमें तो किसी एविडेंस की जरूरत भी नहीं है। चले फॉर द टाइमिंग बुला लिया उनको, शोकाज तो कर दिया पार्टी लीडर ने शोकाज कर दिया, पार्टी लीडर ने डेक्लेरेशन दे दी, और इलेक्शन कमीशन को ये वैसे भी 6 तारीख क्यों रखी है सारे मसले। यानी भाई एक सवाल है मेरा, 30 दिनों के अंदर डिसाइड करना है। उनको आज लिखा था कि डे टू डे इसकी हेयरिंग करें, यानी आज यानी क्या आपको फैसिलिटेशन हो रही है कि यहाँ हुकूमत पंजाब के अंदर, यानी आज अगर मिसाल के तौर पर ये डिफेक्शन वाला मामला टेकअप हो जाता है और वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो कहाँ गई पंजाब गवर्नमेंट, उस्मान यानी हमजा शरीफ कहाँ के वजीर आला रह जाएंगे? वो तो उनकी तो पोजीशन ही खत्म हो जाएगी यहाँ पर। उनकी तो जो मेजोरिटी की बात है, देखे जरा भाई ये बहुत बारीक बात है, पर इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है। यानी एक बात समझ से बाहर है कि 16 तारीख को इलेक्शन हुए, 18 को बाकायदा ये अपना भिजवा दिया गया रेफरेंस, 20 तारीख को वहां वसूल हो गया। अब 20 तारीख के बाद आज अगर आप जारी कर रहे हैं तो ये आपने इस सारे की 6 तारीख समझ से बालातर है ना, कि ये तो बहुत वो काम है जो आपके पास टाइम लिमिट लगी हुई है कि मशीन भाग रही है। 30 तारीख से पहले 30 दिनों के अंदर अंदर आपने करना है, और इसमें कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस है? जैसे मैंने बताया ये तो कल ही फिक्स हो जाने, 2 दिन में फिक्स हो जाने। 30 तारीख को 28 को लगे थे, 28 को लगा देने चाहिए थे, 28 को लगाते और इस बार बैठकर डिसाइड कर देते। अजहर साहब, ये तो तब लगाई जाएगी ना अगर आइन और कानून के मुताबिक कुछ करना हो। तो अगर आइन और कानून के लिबादे में कुछ करना हो तो फिर तो 6 को लगनी है ना। अपना देखें, यही तो देखें ना, ये अपना ये अच्छा इंप्रेशन नहीं जा रहा। इलेक्शन कमीशन को खुद चाहिए। आज आपको पता है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी जो एक तरह का यकतरफा प्रोसीडिंग चल रही थी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सिर्फ इन्हीं की स्क्रूटनी करनी है, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो भी क्लियर कर दिया कि भाई वो फॉरेन फंडिंग नहीं है। यानी इतनी कंफ्यूजन क्रिएट की है अवाम के माइंड के अंदर कि वो तो बुनियादी तौर पर वो प्रोहिबिट फंडिंग है कि अगर इलेक्शन कमीशन का तो किरदार ही नहीं है फॉरेन फंडिंग को देखने का। फॉरेन फंडिंग देखनी है आइन के आर्टिकल 17 के तहत, वो वफाकी हुकूमत के पास इख्तियार है। लेकिन यहाँ जान के ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जिस तरह लोगों को इकट्ठा कर रही है उनको मायूसी की तरफ ले जाने के हवाले से, तो ये भी है। और दूसरा देखें, वहाँ इलेक्शन कमीशन के सामने जब दरखास्त दी गई कि आप बाकी पार्टियों का भी सुने, उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। इसीलिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट के अंदर पिटीशन दायर आई और आईसीए फाइल का एक तो 30 दिन वाला चैलेंज किया गया, 30 दिन के अंदर ही क्यों किया जाए, और दूसरा ये वाला मैटर ले जाया गया कि आप तमाम सियासी जमातों का भी सुने। अब वहाँ आगे है कि आपने बिल्कुल यानी जो एक तरफ झोल था वो तो खत्म होना चाहिए। और ये आईनी और कानूनी बात है, आर्टिकल 25 की एनफोर्समेंट है। यानी आप चाहते हैं तमाम और आपको पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नून के अंदर जो पार्टी फंड के नाम पैसे कहाँ से आए हैं, वो कई रिश्वत के चक्कर में वो जब खुलेंगे ना, वो डर और खौफ इस बात का है कि उस तरफ मामला ना चला जाए। अब बड़ी सीधी सी बात है, वेरी सिंपल। मैं गुजारिश करूंगा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से कि इस केस की समाअत जो है ये 6 से पहले मुकर्रर कर ली जाए। बड़ा सीधा सा केस है, सिंपल सा इशू है, हर चीज मौजूद है, हमारे पास एविडेंस मौजूद है, हमारे पास वीडियो मौजूद है, हाजिरी शीट मौजूद है, और सबसे बड़ी बात है 197 वोट पड़ जाना सबूत है। यानी एक बंदे ये कोई खलाई मखलूक तो नहीं है ना कि वोट डले हैं जो नजर नहीं आएंगे। अच्छा, ये अजहर सदीक साहब, ये जो सबसे अहम तरीन जो ये खबर है कि ये जो इनको नवाज शरीफ साहब को पासपोर्ट जारी कर दिया गया,
और इसका मतलब है कि वो फिर पाजी से मिलने सऊदी अरब आएंगे और मरियम साहबा को भी ECL से निकाल सकती है हुकूमत। अदालत की तो मदद की इजाजत की जरूरत ही नहीं है। समी साहब, बड़ी तकलीफ की बात बताने लगा हूं आज, बहुत तकलीफ वाली बात है। यानी क्या हो रहा है यहाँ पर? आज लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज का पासपोर्ट रखा हुआ है, आपको पता है, लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर रखा है, 7 करोड़ रुपया जमा था और पासपोर्ट इसलिए रखा था कि नाम ECL में रहे। हमारे सदर हैं, सदर सुप्रीम कोर्ट बार नहीं, वो सदर नून लीग बार, चले वो जो भी वो कहते हैं, लोगों का अपना एक ओपिनियन है इसके बारे में कि वो सियासी जमात को रिप्रेजेंट करते हैं। और वो आप पेश होके उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा जी ECL तो हम नाम निकलवा लेंगे। अब ये बड़ी अजीब सी बात है। अच्छा हाँ, वो इसलिए कहते हैं कि वफाकी हुकूमत उनकी है। ओहो, मैं भूल गया, उनके चचा वहां बैठे हुए हैं, वो तो घर की बात है, वो तो मसला ही कोई नहीं है। इसलिए वहां कह रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट वापस दे दें। लाहौर हाई कोर्ट ने वो जो रूल्स बनाए हैं कि किस रूल्स के तहत आपने एक ही पेन के स्ट्रोक से इतने बंदों को आपने बाहर निकाल दिया। फिर तो जो हम बात कह रहे थे कि एक एजेंडे के तहत ये देखिए क्या डीलें क्या हुई हैं, फॉरेन एजेंडे के तहत, रजीम चेंज के तहत। उन्होंने अपने काम पूरे करवाने हैं, इन्होंने अपने पूरे काम करवाने हैं आपके सामने। यानी सबसे पहला काम इन्होंने आके ECL वाला किया है, आते ही पासपोर्ट इनको अपनी लग गई है, पासपोर्ट जारी किए हैं। और वो किस लिए? हाँ, इससे अगला एजेंडा लेके जा रहे हैं वो। आपको पता है वो सऊदीया में बैठ के अगला प्लान तैयार कर रहे हैं उन्होंने कि इस मुल्क को लूटना कैसे है, इस मुल्क में तबाही और कैसे लेके आनी है। ये एजेंडा टोटल। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, एक अजहर सदीक साहब, एक बात बता दूं, 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी हुआ है नवाज शरीफ साहब का, 23 अप्रैल को जारी हुआ है। और लेकिन ये सफारती पासपोर्ट नहीं है, ऑर्डिनरी कैटेगरी में ये किया गया, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लेदे हुई थी और पाकिस्तान में बहुत इस पर तनकीद हुई थी कि एक शख्स जो कॉन्विक्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिसको डिस्क्वालीफाई किया, एहतसाब अदालतों ने उसको सज़ा दी और वो हाई कोर्ट का कानूनी तौर पर भगोड़ा है, उनको अगर आप सफारती पासपोर्ट देंगे तो ये किस कानून के तहत देंगे? और ये मजाक ना बनाएं। 23 अप्रैल को जारी होने वाला ये पासपोर्ट 10 साल के लिए है, ऑर्डिनरी कैटेगरी में है। तो आपका जो वावेला था या जो शोर था सफारती पासपोर्ट के हवाले से, जो नुकात आप भी उन लोगों में शामिल हैं जो बयान करते थे, तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो आवाज़ सुनी गई है। देखिए, वो तो आवाज़ अमी साहब जहाँ जो भी रेलेवेंट इदारे हैं उनको तो सुननी है अवाम के हवाले से। यानी ये ना हो जाए कि आप इतने लॉरेंस से फैला दें, आप इतनी अशराफी और ये ख़ास क्लास को एडवांटेजेस दे दें। ये पासपोर्ट मिलना भी तो एडवांटेज है ना। मुझे बताएं, ये आनन फानन पासपोर्ट कैसे मिलता है? एक आदमी जो भगौड़ा है, जो भागा हुआ है, सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं। या तो उनकी तरफ से दरखास्त आती कि जनाब मैं सरेंडर करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे पासपोर्ट दे दें। आपने तो प्लेट में रख के पेश कर दिया है उस आदमी को जिसकी जमानत खारिज हुई है, जो इश्तिहारी है, सर्टिफाइड इश्तिहारी है। और आपको पता है एब्सकॉन्डर हाउस में रह रहा है, वो अकेला थोड़ा रहता है वहां पर, वहां दोनों साहबजादे रहते हैं, वहां सलमान शहबाज रहता है, वहां राबिया इमरान रहती हैं, वहां अपना नुसरत शहबाज रहती हैं, वहां तकरीबन मेरा ख्याल से 12-13 के करीब तो इश्तिहारी वहां इकट्ठे रहते हैं। और कानून पता है आपको कानून क्या है? बिलावल भुट्टो भी मिलने गए थे, असूली तौर पर पाकिस्तानी कानून के साथ बिलावल भुट्टो साहब भी उनको पकड़ सकते थे, और यहाँ दिया हुआ है आपने इश्तिहारी को पनाह नहीं दे सकते। अगर इश्तिहारी को अगर पनाह देते हैं, ये जुर्म काबिल दस्तंदाजी पुलिस है और इसमें सजा है। और एक मैं केस लेके गया हूँ बाकायदा हाईकोर्ट के अंदर कि कोई भी बंदा जो है बैरून मुल्क पाकिस्तानी अगर कोई जुर्म करता है तो पाकिस्तानी कानून के तहत उसको सजा हो सकती है। इसमें सेक्शन 88 बड़ी क्लैरिटी के साथ मौजूद है। तो यहाँ किसी वक्त मैं उम्मीद करता हूँ, शहबाज शरीफ साहब से मुतालबा करता हूँ कि भाई आप आगे हैं, चले कानून का नफाज करा दें। वह जितने इश्तिहारी जिन्होंने इश्तिहारी वहाँ रखे हुए हैं उनके खिलाफ तो कम से कम कार्रवाई करें ना, उनको पकड़ के उनके खिलाफ पर्चे दर्ज करें पाकिस्तानी कानून के तहत पर्चे। इंसाफ नजर आए ना हमें। वैसे आप बड़े आप ना अजहर सदीक साहब बड़े मखौली आदमी हैं, आप बड़े जो है ना मखौल इस तरह के बड़े करते हैं। आइन और कानून, चचा भतीजी को पकड़े, चचा भतीजे को पकड़े और पता नहीं क्या क्या आप सुनाते हैं, और लोग फिर समझते हैं कि शायद कोई आइन और कानून के मुताबिक कुछ होने वाला है इस मुल्क में। बहरहाल मुझे एक वक्फा लेना है, हम ब्रेक पर जाते हैं, आते हैं तो फिर जनाब सदीक साजिद साहब से भी पूछेंगे कि पासपोर्ट तो ले लिया, तो क्या ये पासपोर्ट सिर्फ सऊदी अरब जाने के लिए है या नवाज शरीफ ईद से पहले पाकिस्तान आ सकते हैं? एक छोटा सा वक्फा।
वेलकम बैक नाजरीन। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है और जहाँ जहाँ जिसका दिल आता है वहाँ से वो कानून की शिक उठा लेता है। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि कौमी असम्बली के जो 20 मुनहरफीन हैं उनके लिए तो 28 अप्रैल को नोटिस जारी कर दिया है, लेकिन वो जो 123 MNAs जिनका रेजिग्नेशन कासिम सूरी साहब तस्दीक करके बाकायदा ऑर्डर करके गए हैं कि मैंने तहकीक कर ली है, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है, वो कहता है इलेक्शन कमीशन कि हमें उनका अभी तक कोई वो नोटिफिकेशन नहीं आया, हमारे पास कोई स्पीकर ऑफिस से कोई बात नहीं हुई। बड़ी अजीब सी ये कहानी है। सदीक साजिद साहब ये बयान फरमाइए कि अब मियाँ साहब जो हैं पासपोर्ट ले लिया है तो पाकिस्तान आने का हौसला पकड़ेंगे या अभी थोड़ा देखेंगे कि उनकी सपुत्री कितना क्राउड करती है इकट्ठा? ये दूसरी वाली बात है। अभी तो वो फौरी तौर पे तो कोई बिल्कुल नहीं पाकिस्तान वापस आना भी नहीं चाहते। और आपने कुछ दिन पहले पूछा था कि बिलावल क्यों गया है उनके पास, वो भी उनसे यही कह गया कि मियाँ साहब ज़रा मेहरबानी करना फौरी तौर पर ना आना, 4 दिन ज़रा शहबाज शरीफ को भी कर लें दो, क्योंकि वो वापस आ गए तो फिर आपको पता है साया तो फिर उन्हीं का होगा ना, फिर सपुत्री भी ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी और बड़े मियाँ साहब की मौजूदगी में शहबाज शरीफ साहब की इत्तेहादी हुकूमत का क्या बनेगा। वो तो पहले हर चीज़ भाईजान से पूछ के करते हैं, तो इस वजह से फौरी तौर पर उनके आने का कोई इम्कान जो है वो नहीं है कि वो वापस आएँ। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, जो आपने अभी इस्तीफ़ों वाली बात की ना, यहाँ पर ये देखिए कि एक आइन और कानून का किस तरह मजाक उड़ाया जाता है। वो जब इस नशिस्त पे बैठे हुए थे कासिम सूरी एक्टिंग स्पीकर के तौर पर, और एक्टिंग स्पीकर के पास स्पीकर के इख्तियारात होते, उन्होंने एक अपनी रूलिंग भी दी और उसके बाद उन्होंने रूल्स का हवाला भी दिया और कहा कि ये मैं मुतमिन हूँ, जो अल्फाज इस्तेमाल उन्होंने किए कि मैं मुतमिन हूँ कि ये जेन्युइन इस्तीफ़े हैं और मैंने इनकी हर तरह से तस्दीक कर ली और मैं इलेक्शन कमीशन को भिजवा रहा हूँ। वो अब भिजवाना किसका काम था? इसमें बदनीति साबित हुई कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की। उनको पता चल गया था कि राजा परवेज़ अशरफ जो है वो आ रहे हैं। और ये भी खबर देता जाऊँ, राजा परवेज़ अशरफ ने स्पीकर बनने से पहले ही सेक्रेटरी को ये कहा था हुसैन को कि आपने इस्तीफ़े जो है वो फारवर्ड नहीं करने इलेक्शन कमीशन को। सेक्रेटरी जो है वो मसूफ, वो 4 मरतबा एक्सटेंशन ले चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हैं, तो वो ज़ाहिर उनको पता था कि अब ये राजा साहब आ रहे हैं, तो उन्होंने वो जनाब रूलिंग जो है यानी कि एक स्पीकर की रूलिंग के ऊपर जो रूलिंग दी और वो पहले स्पीकर की रूलिंग को उन्होंने डिसओन किया और कहा जी इनको वापस बुला लें। इस वजह से ये इलेक्शन कमीशन को रेफर ही नहीं हो सके, वहाँ पे गया ही नहीं इस्तीफ़े, यानी कि सील बंद इस्तीफ़े, हर रुकन का अलग अलग लिफाफा था, वो जाना था इलेक्शन कमीशन को, वो उन्होंने भिजवाया ही नहीं। और हालांकि नोटिफिकेशन तक एक ऑर्डर के बाद, अच्छा फिर एक और बात नहीं, तो ये तो फिर सेक्रेटरी असेंबली जो होनी चाहिए, उन्होंने वायलेशन की। मैं कह रहा हूँ होनी चाहिए। आप रिकॉर्ड निकाल कर देख लें, सेक्रेटरी नेशनल असेंबली ने अपने दस्तखतों के साथ वो नोटिफिकेशन जारी किया था, किसी और बंदे ने जारी किया था। ऑर्डर कासिम सूरी का था, उस ऑर्डर की रोशनी में सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन जारी किया था और फिर कहा गया जिनको वापस वो इलेक्शन कमीशन को रेफर ही नहीं हुए। वो अब उसी की बुनियाद के ऊपर आज इलेक्शन कमीशन ने जो इजलास किया, कहा जी वो तो हमें मसूल ही नहीं हुए। और ये जो मुनव्वर अरकान का जो रेफरेंस था वो उनको मिल गया, उनको वो भिजवा गए थे जाते हुए, पहले ये जो असद कैसर थे वो उनको मिल गया। ये वाले जो इस्तीफे जो है उन्होंने वहाँ पे नहीं दिया। ये देखिए, ये तो आपको अजहर सदीक साहब इस पर रोशनी डाल सकते, ये भी आइन और कानून की एक तरह का देख रहे किस तरह का ये तो बड़ी वायलेशन है आइन और कानून की। तो इस पर स्पीकर, इस पर जो हैं असम्बली के जो सेक्रेटरी, उनको तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई की जा सकती है। समी साहब, यही तो एक तकलीफ है यहाँ पर। यहाँ पंजाब के अंदर इस वक्त भी उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला आइनी तौर पर वज़ीर आला हैं और आइनी तौर पर सारे सूबे को यानी एक ड्रामा किया हुआ है कि यहाँ पता नहीं कोई बहरान पैदा नहीं हुआ यहाँ पर आइनी तौर पर है, लेकिन उनको अपने इख्तियारात इस्तेमाल नहीं किए जा रहे। इसी तरह वहाँ क्या हो रहा है कि वहाँ सेक्रेटरी जो है वो क्या कर रहा है? सेक्रेटरी के पास कहाँ से इख्तियार आ गया? बाकायदा प्रिंटिंग प्रेस ऑफ पाकिस्तान को जारी किया गया। अब अभी मेरे पास सबूत मौजूद है, कासिम सूरी साहब का डिप्टी स्पीकर के तौर पर जो ऑर्डर पास किया, एक्टिंग एज ए स्पीकर, उन्होंने डी नोटिफाई किया। और कमाल की बात है, आज तक किसी ने भी नहीं, आज तक किसी मेंबर ने इस्तीफे जो है ना देने का इकरार नहीं किया। एक काम अच्छा कर दिया इन्होंने, मैं बताऊं बड़ी खबर क्या देने लगा आपको, पता क्या काम कर दिया उन्होंने? तो यहाँ उस्मान बुज़दार साहब ने भी जो इस्तीफा दिया था, वो इस्तीफे की वैल्यू क्या रहेगी? अब जरा सोचिएगा इस बात को
कि उन्होंने तो इस्तीफा लिख के दिया, इस्तीफा तो वहां मंजूर ही नहीं हुआ, यानी गवर्नर पंजाब ने कहा ये उनके नाम पर था नहीं। तो ये तो एक लिहाज से अगर देखा जाए तो एक अच्छा प्रेसिडेंट बन रहा है। तो पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब तो फिर वापस आ गए। इसी प्रिंसिपल को सामने रखते हुए एक आईनी दरखास्त दायर की थी, वो किसी तीसरे फरीक ने दायर की थी। आज भी कोई इनका मेंबर जो है नेशनल सूबाई असेंबली वो अदालत से रुजू करे उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत की बहाली के हवाले से, तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि जो कि उस प्रिंसिपल के ऊपर, यहाँ तो बड़ी सीधी सी बात है कि वह बाकायदा उन्होंने जारी कर दिया, वो बाकायदा कोई असेंबली में जा नहीं रहा। अच्छा, उन्होंने हर एक ने बड़ी इंपॉर्टेंट है ये कर लिया। जी अजहर साहब, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये मुझे बयान फरमाइए कि सदर साहब कोई तारीख नहीं दे रहे हल्फ की, गवर्नर साहब कहते हैं ये इलेक्शन ही सारा गलत है। अब क्या इसमें होगा, क्या अदालत में भी चली गई नून लीग? देखिए नून लीग हमेशा ना आपको पता है अदालतों की चहीती रही है। तारीखी तौर पर बात बता रहा हूँ आपको, ये आप छोड़ें इस बात को। यहाँ आपको पता है पिछला फैसला भी लाहौर हाई कोर्ट ने जो कहा था, गवर्नर को नोटिस नहीं हुआ, सदर पाकिस्तान फरीक नहीं थे, और 30 घंटे में, क्या कह रहा हूँ लफ्ज में 30 घंटे कह रहा हूँ, 30 घंटे में एक ऑर्डर पास कर दिया गया कि जनाब सदर पाकिस्तान जो है हलफ लेने के लिए नोटिफिकेशन जारी करें। आइन आपके सामने मौजूद है। उससे पहले जरा मैं आपको लेके जाता हूँ, जब इंट्रा कोर्ट जब 16 तारीख को इलेक्शन होने थे तो कहा गया था फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने हैं आपने। डेप्टी स्पीकर ने जो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन थे, डेप्टी स्पीकर के तौर पर उन्होंने आकर क्या काम किया, उन्होंने ना सिर्फ कानून की धजिया मगेरी ना आया बल्कि आइन को भी सबूताज किस हद तक किया। प्रिविलेज एक्ट था, किस कैपेसिटी के तहत उन्होंने अपने आईजी को डायरेक्शन दी कि असेंबली के अंदर पुलिस आ जाए। अब ये सारा कानून तोड़ा गया। जितने लोग जख्मी हुए, आसिया अमजद बेचारी मौत हो अपना जिंदगी और मौत की अपना कश्फ में मुब्तला है बेचारी वो, और वहां मैंने बाकायदा नोटिस दिया डिप्टी स्पीकर को 2 मेंबरों की तरफ से कि भैया आप इस्तीफा दे, आपने जितने काम किए गैर, और इलेक्शन कंट्रोवर्शियल हो गया। फिर गवर्नर पंजाब ने भी इन्हीं बुनियाद के ऊपर इलेक्शन को कंट्रोवर्शियल कह दिया और मामला भिजवा दिया स्पीकर के अपना प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट के पास वो चला गया और ये भी भिजवाया है कि उस्मान बुज़दार का इस्तीफा भी कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक मंजूर नहीं हुआ है, वो मामला भी वहां चला गया। दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट जो है, लाहौर हाई कोर्ट को इतनी तेजी मेरी समझ से बाहर है क्यों दिखा रही है, यानी 30 दिनों में पहला, और ये फिर सुबह फिर लग गया है। और अब बताऊं मैं क्या शुनीद किया है, जहां नून लीग के आपस के हल्के क्या कह रहे हैं कि सुबह ही ऑर्डर हो जाएगा, चेयरमैन सेनेट को कह दिया जाएगा जाके हलफ ले ले। भाई किस बुनियाद पर कह दिया जाएगा कि आपने कोई चीज लगाई नहीं, कोई समरी लगाई नहीं, चेयरमैन सेनेट कहां से आ गया, वजीर आजम को इख्तियार कहां से आ गया, सदर पाकिस्तान ने ये सारे इख्तियार इस्तेमाल कर रहे हैं। आप तो कॉन्स्टिट्यूशन को खुद तोड़ रहे हैं। भाई इंटरप्रिटेशन में गलती हो सकती है किसी भी हवाले से, लेकिन आप अपने आईनी इदारों को काम तो करने दें। इस तरह की दरखास्तें लाकर आप दूसरी तरफ क्या है कि वो उसी दिन दरखास्त एक दायर की। मेरा एक सवाल है आपसे अजहर साहब, क्या लाहौर हाई कोर्ट सेनेट चेयरमैन को हवा में ये हुक्म दे सकती है कि आप जाएं और जाके आप हलफ लें? बिल्कुल नहीं। ना सिर्फ ये गैर आईनी है, गैर कानूनी है, और ये आइन के साथ खिलवाड़ होगा। भाई सदर पाकिस्तान के पास ये इख्तियार है, वो इख्तियार कहां से छीन लिया? वो वजीर आजम ने कहां से इख्तियार छीन लिया? वजीर आजम के पास कहां से इख्तियार आ गया? वो उनका बेटा साहबजादा है, वो खुदारा अब 2-4 दिन 10 दिन ये आइन ने, देखें आइन को इन सब चीजों का पता होता है। जब आइन बनाया गया ना, आर्टिकल 133 रखा गया कि अगर कोई नया वजीर आजम नहीं आएगा तो जो वजीर आजम है इनकम्बेंट, वो तब तक वजीर आला के इख्तियार इस्तेमाल करेंगे। वहां ये नहीं लिखा कि 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन 20 दिन। ये आइन को खुदारा आइन या तो आइन ने ना लिखा होता, और आइन के आर्टिकल 130 सब आर्टिकल 5 के तहत कब लिखा है कि 2 दिन में हलफ लेना है, 4 दिन में हलफ लेना है, 6 दिन में हलफ लेना है। ये तो मजाक हो रहा है सारे के। यानी ये चाह रहे हैं कि अपना सदीक साजिद साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। कल शाम को दूसरा ख़त लिखा है अपनी एडवाइस के साथ शहबाज शरीफ ने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, और उसमें उन्होंने कहा कि आपसे पहले भी रिक्वेस्ट की गई थी, एडवाइस किया गया था आपको कि आप वक्त, मकाम और नुमाइंदे का तकर्रर कर दें ताकि वो ओथ ले सके, और 23 दिन से जो सूबा है बगैर वज़ीर आला के है। तो और आखिर में उन्होंने ख़बरदार किया, बल्कि एक तरह की धमकी है उस ख़त में। उसमें उन्होंने कहा कि अगर आप ये नहीं करते तो ना सिर्फ ये तौहीन अदालत होगी, बल्कि उन्होंने कहा इसकी सीरियस इम्प्लिकेशन जो हैं वो हो सकती हैं। अब ये जो सदीक साहब बात कर रहे हैं,
वो आइन का आर्टिकल 254 है या 255 है, उसमें लिखी हुई है बात, उसमें वाज़े तौर पर सभी साहब कि अगर कोई शख्स अगर हलफ के लिए कोई अवेलेबल नहीं है, ये सदर पाकिस्तान समझता है कि वो गैर हाजिर है या दस्तयाब नहीं है, तो वो नुमाइंदा मुकर्रर करना हौली सौली इख्तियार प्रेसिडेंट का है। उसमें प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस जो है वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे 23 को भी एडवाइस गई है और 24 को भी एडवाइस गई है। तो ये तो बड़ी अच्छा वैसे भी सदीक साजिद साहब अगर ना देखें कि प्राइम मिनिस्टर पार्टी था इस आईनी दरखास्त के अंदर, किस कानून के तहत अब शहबाज शरीफ अपने इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं? भाई वो पार्टी था और वहां भी लफ्ज जो है वो एक्सपेक्टेड का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। हाई कोर्ट ने तो डायरेक्शन दी नहीं, ना हाई कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है। आइन का आर्टिकल 248 के तहत ना सदर को ना गवर्नर को इनको इस्तिस्ना है, दे आर इम्यून, यानी ये तो जुरिसडिक्शन में आते नहीं है। और वहां भी हाई कोर्ट ने लिखा था तो एक्सपेक्टेड का लफ्ज लिखा हुआ था। यहाँ क्या हुआ, यहाँ पहले चल गया जी 24 घंटे में सदर ने अपॉइंट करना है। भाई आइन में जो प्रोविजन दी हुई है उस प्रोविजन के तहत काम कर, यानी यहाँ क्या मजाक था, यानी यहाँ ये 14 दिन में असेंबली का इजलास में हाई ट्रीजन हो जाएगी। और भाई आइन के आर्टिकल 234 को भी पढ़ लेते, उसमें लिखा हुआ था टाइम नहीं है तो टाइम आगे पीछे हो जाएगी, लीगैलिटी नहीं है। अच्छा ब्रेक लेनी है मुझे ब्रेक, अजहर सदीक साहब मुझे ब्रेक लेनी है और इसके बाद हम बड़ी इंपॉर्टेंट एक पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। वज़ीर आज़म साहब ने आज कहा है, मैसेज दिया है, यानी साबिक वज़ीर आज़म साहब ने, इमरान खान साहब ने, कि तैयार रहें, मैं आपको कॉल दे रहा हूँ अगले चंद हफ्तों में और मैं उस वक्त तक आपके साथ बैठा रहूँगा जब तक इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं होता। बहुत इम्पॉर्टेंट ये बयान इमरान खान का, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, सदीक साजिद और अजहर सदीक हमारे साथ हैं और कानूनी नुकात पर हम बात कर रहे थे कि इस वक्त जिस अंदाज में वज़ीर आज़म साहब एडवाइस दे रहे हैं सदर पाकिस्तान को, उसकी कानून में गुंजाइश नहीं। जिस तरह अदालतें चीज़ों को टेकअप कर रही हैं उसकी कानून और आइन में गुंजाइश नहीं। जिस तरह जो असम्बलियों के जो आला अफसरान हैं, स्पीकर्स यानी जो सेक्रेटरीज़ हैं, जिस तरीके से वो मामलात को चला रहे हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं लग रहा कि वो आइन या कानून की पाबंदी कर रहे हैं। हर बंदा अपनी अपनी गाड़ी को जिस तरफ चाहे लेके जा रहा है। एक बदअमनी का दौर है, एक यानी आइन की जगह जगह उसकी पामाली हो रही है। और इसी बीच में साबिक वज़ीर आज़म का ये पैगाम आया जिसमें उन्होंने कहा है कि तमाम लोग तैयार हो जाएं, अपनी अपनी तैयारी कर लें, अगले चंद हफ्तों में मैं कॉल देने वाला हूं और हम उस वक्त तक नहीं उठेंगे फिर इस्लामाबाद से जब तक वोट की तारीख़ का ऐलान ना हो जाए। कल भी जो इलेक्शन कमीशन हैं पाकिस्तान भर के, उनके सामने पीटीआई के लोगों से कहा गया है कि आप वहाँ पर एहतजाज करें और ये इलेक्शन कमीशन को उनकी ज़िम्मेदारी जो है वो याद दिलाएं। उसमें 2-3 डिमांड्स हैं कि जो मुनरफीन हैं उनका फ़ौरन फ़ैसला किया जाए। और ये जो बड़ी इम्पॉर्टेंट बात कही है सदीक साजिद साहब ने, ये फ़ौरन फंडिंग नहीं है, ये प्रोहिबिटेड फंडिंग है, यानी ममनुआ फंडिंग, जो पैसे नहीं लिए जा सकते थे। नून लीग उसको कंफ्यूज कर रही है फ़ौरन फंडिंग का कह के। तो सदीक साजिद, मरियम नवाज़ साहबा भी कल एक हलके में जा रही हैं लाहौर के, उन्होंने कहा मैं भी लाहौर के हलकों का दौरा करूंगी। मुस्लिम लीग नून ने भी हीट महसूस की है। अब अगर ये दोनों सियासी जमातों के लोग कभी अगले 4-5 दिनों में एक ही दिन अगर सड़कों पर आ गए तो ये तो मामला बहुत गंभीर हो जाएगा, ये तो मुल्क खाना जंगी की तरफ जा सकता है। ये तो आप शेख रशीद वाली बात कर रहे हैं, डरा रहे हैं, अल्लाह ना करे कि खाना जंगी हो। लेकिन आवाम का जो एक हमने देखा है रद्द अमल कराची में, इस्लामाबाद में, पेशावर में, लाहौर में, इमरान खान के जलसों में, उससे वो जो हमारे ताकतवर हलके हैं, फैसला साज हलके जो हैं, उनको भी चीज़ें जो है वो महसूस होना शुरू हो गई हैं कि अभी ये इलेक्शन का तो ज़ाहिर है जी, आपने जो शुरू में बात की समी साहब, उसकी तरफ जाना तो पड़ेगा, डेट तो देनी पड़ेगी। आप अक्टूबर की दें, नवंबर की दें या दिसंबर की दें, ये जो अभी मौजूदा जो एक सिस्टम है, आपको भी पता है कि ये सिर्फ 1 या 2 वोटों पे खड़ा है, इसकी कोई स्टैंडिंग नहीं है। जिस तरह और जिस दिन, क्योंकि और इसको खड़ा करने वाला एक शख्स है, आसिफ जरदारी। ये नून लीग की गवर्नमेंट नहीं है, मैं सीधी बात करूँ, ये आसिफ जरदारी की गवर्नमेंट है। जिस दिन वो मोहसिन दावड़ को, अली वज़ीर को, मख्तर मैंगल को, असलम बोतानी को कहेगा, ये धड़म से आकर नीचे गिर जाएगी ये। और वो उसने सारे पत्ते अपने पास रखे हुए हैं और जो कैबिनेट के डिसीजन हुए वो सारे के सारे उन्होंने रखे हुए हैं। मरियम नवाज़ साहब को भी पता है सारी सिचुएशन का, वो हुकूमत में तो आ गए और शहबाज शरीफ भी खुश हो गए कि वज़ीर आज़म बन गए हैं और शायद आखिरी मरतबा बने हैं, दोबारा उनकी बारी ना आए।
मरियम नवाज साहब तो अब ज़ाहिर है वो इनका मुकाबला करने के लिए कि उनको निकालेंगे बाहर, ईद के बाद जलसे करेंगे, उनका प्रोग्राम यही था, ईद के बाद निकलेंगे। लेकिन अब ये लाहौर का जो जैसे आपने कहा कि एक हल्के में वो जा रही है, तो यही देख कर रखा गया कि ये जिस तरह जलसे कर रहे हैं इमरान खान, कि इनका तोड़ करने के लिए मैं भी जरा क्राउड को जो है वो दिखाऊं। लेकिन वो एक उनकी सियासी एक चाल है। ज़ाहिर है अब सियासी के साथ साथ उनके पास सरकारी वसाइल भी हैं, है तो गवर्नमेंट वफाक में तो उन्हीं की गवर्नमेंट है जी, कोशिश करेंगे चीफ सेक्रेटरी तो अमली तौर पर सूबे में भी उन्हीं की गवर्नमेंट है, चीफ सेक्रेटरी उन्हीं की इंस्ट्रक्शन ले रहा है जी, इमरान वो नवाज शरीफ साहब के साथ खड़ा है जी, बिल्कुल। तो चीफ सेक्रेटरी तो इस वक्त बिल्कुल, हालांकि बड़े भले आदमी हैं चीफ सेक्रेटरी साहब, बड़ी अच्छी उनकी शोहरत है, लेकिन इस मामले में आके तो बिल्कुल ठुस हो गए। अजहर सदीक वो तो वज़ीर आला को वज़ीर आला मेरा ख्याल है तस्लीम ही नहीं करते, ऑर्डर सारे हमजा शहबाज से ले रहे हैं, ऑर्डर सारे वो शहबाज शरीफ से ले रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी जो है पंजाब के। समी इब्राहिम साहब, बड़े भरे हुए दिल से बात कर रहा हूं मैं। कहाँ हैं वो सारे लोग, यहाँ कहाँ हैं हमारी अदालतें इस सारे मसले को देखकर? शहबाज शरीफ साहब वो चले गए PKLI में, बिल्कुल वजीर आजम अपनी जगह आया, चले गए और रमज़ान बाजार में अपने आप अभी भी वो मेयर समझ रहे हैं या वजीर आला समझ रहे हैं। जो आपने बात की है वो इस बात का सबूत है। आईनी तौर पर आइन का आर्टिकल 133 बड़ा क्लियर है। ये सब जो अब आइन तोड़ना है, ये जो अब कर रहे हैं ना, असूली तौर पर इस काम के ऊपर हाई ट्रीजन तो इसके ऊपर बनता है। वो ज्यादा बात है जो सारे अजहर सदीक, एक मेरा सवाल है, बात खुल के होनी चाहिए, जो इस सारे काम के फैसिलिटेटर हैं वो आइन को नहीं तोड़ रहे, तोड़ सिर्फ ये रहे हैं आइन को, इसमें तो जिनकी ताकत, जो इनकी ताकत है, जो इनकी बिसाखियां हैं, जो इनका सपोर्ट सिस्टम है, जो लोगों को फोन करके कहते हैं कि जरा ये लिखें, ये लिखें, ये लिखें, ये लिखें, तो क्या उनको भी कोई आइन के कटहरे में लेके आएगा कभी? समी इब्राहिम साहब, यही है वो जगह, यही है वो पाकिस्तान कि जिसमें जलसों के ऊपर ये 5 जजेस क्या क्या बातें होती रही, नाम लेके उन इदारों के सरबराहों के नाम लेके तज़हीक तजलील होती रही, हमारा दिल कुड़ता रहा, हम परेशान रहे, हम अदालतों के दरवाजे खटखटाते रहे, उन्हीं के साथ बैठ के सुलह कर ली, उन्हीं को लाके मुल्क में मुसल्लत कर दिया। मैं कह रहा हूँ आज वो स्कॉट फ्री फिरने क्या सबक दिया गया आपने? हम जैसे लोगों का जिनका किसी से ताल्लुक नहीं है, वो पाकिस्तान को आगे बढ़ा देखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी हो। और ये यानी आज देखें, ये तो आपने एक ऐसी रवायात बनाने जा रहे हैं कि इससे कौन एतबार करेगा? ऐसे इदारों पे एतबार इसी वजह से था, इसी वजह से है कि वो जेन्युइन लोगों को वो समझते हैं कि आज देखे ना किस मुंह से पूरी दुनिया में मजाक उड़ गया है। मैं तो सुन रहा हूँ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में पाकिस्तान का नाम आ रहा है कि जिसमें बेलों के हवाले से किसी ऐसी हुकूमत नहीं गुजरी है दुनिया के अंदर कि जिनके केस चल रहे हो अदालतों के अंदर और वो बैठ के वहाँ हुक्मरानी कर रहे हो, वो बैठ के हमारी किस्मतों का फैसला कर रहे हो। यानी ये दिन देखना शायद पता नहीं हमारे नसीबों में कैसे है। यही तो एक तकलीफ और दिक्कत है कि यहाँ दूसरी देखें, लोगों की भी नजरें किधर हैं? लोगों की नजरें फिर अदालतों की तरफ हैं। अदालतों में अपना 63A वाला जो मामला है, अदालतों की तरफ क्या रीजन क्या है? रात को 12 बजे ये मेरे और आपके लिए तो नहीं खुलती। माफी चाहता हूँ समी साहब, देखिए बहुत सी बातें आप सच फरमा रहे हैं, मेरा इस पर जवाब नहीं है। मुझे उम्र गुजर गई अदालतों को डिफेंड करते हुए, लेकिन ये इस मामले में अदालतों को माजरत के साथ पर मैं नहीं डिफेंड कर सकता। लेकिन वो कहते हैं हमें क्या परवाह, जो मर्जी सोशल मीडिया बोलता रहे, वी डोंट केयर। सर मैं जरा सुनिएगा, यहाँ हमारे बार के सदर हैं, वो जाके जजेस तक अगर अप्रोच है उनकी, वहां जाके डरा रहे हैं जनाब मार्शल आ रहा है। वो कौन सा ना मार्शल आ रहा है भाई? वो किसने कहा मार्शल इस मुल्क में आ सकता है? कानून शायद भूल गए हम। यानी इस तरह करके डरा धमका के यानी ये कहा जाए। और वैसे सवाल तो लोग पूछते हैं ना, तौहीन अदालत होनी थी 12 बजे के बाद। लेकिन मेरा अजहर सदीक साहब, 12 बजे से पहले तो नहीं होनी थी ना। आपका क्या ख्याल है कि अगर कोई कहे किसी को जाके कि मार्शल आ रहा है तो वो यकीन कर लेगा? हाँ, प्रिटेंड कर सकता है कि मार्शल आ रहा है, क्योंकि वो भी वही करना चाहता है जो कहा जा रहा है। समी साहब, ये लोगों को बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। कब तक बनाएंगे लोगों को बेवकूफ? अभी जो अवाम निकल रही है ना, वो अवाम किसी और मूड में है, किसी और फेज के अंदर है। यानी अभी मिसाल मैंने भी कह दिया, मुझे भी किसी ने कह दिया कि जनाब अर्ली इलेक्शन हो रहा है। कोई अर्ली इलेक्शन नहीं हो रहा, ये सिर्फ बेवकूफ बनाया जा रहा है कौम को। उनका एजेंडा क्या है? उनका एजेंडा है जो टारगेटेड जो फैसिलिटेटर बाहर के, उन्होंने अपना एजेंडा पूरा करना है। यहाँ के जो हैंडलर हैं, इन्होंने अपने केसेस खत्म करने हैं सारा। और इनका इरादा सिर्फ अगस्त 2024 में भी इलेक्शन कराने का नहीं है।
वो इसको 1 साल और आगे लेके जाए, और कानून में, आइन में गुंजाइश मौजूद है, आज भी देखा जाए इमरजेंसी प्रोविजन मौजूद है, तो ये हम लोगों को प्यार में आप क्या करें। अच्छा, मेरा एक सवाल है, आखिरी 1 मिनट है, आखिरी सवाल 1 मिनट है। कॉल इमरान खान ने कहा है कि मैं देने वाला हूं अगले चंद हफ्तों में, तैयारी कर लें, क्या कहते हैं आप? देखें, ये तो अब कौम जो है ना चार्ज बैठी हुई है, कौम वो और निकलने के लिए बैठी है, वो पाकिस्तान को आगे देना चाहती है, वो पाकिस्तान को ऐसे लुटेरों के हाथ, ऐसे करप्ट, यानी आप किस ढिठाई के साथ आकर झूठ बोलते हैं। वो भाई एवनफील्ड से अपार्टमेंट, अल अजीजिया स्ट्रीट में आप ये मनी लॉन्ड्रिंग के, यानी और क्या सबूत चाहते हैं हम यार? हम क्या सबूत चाहते हैं कि अगर आप इतने ईमानदार थे तो आपकी काबीना में ऐसे लोग नहीं थे जिनके खिलाफ पर्चे नहीं थे, उनको बना देते। 30 सेकंड सदीक साजिद, लेकिन आपने ये इस तरह नहीं चलेगा, बात आगे जाएगी, रुकेगी नहीं। ठीक हो गया सदीक साजिद, 30 सेकंड। जी बिल्कुल, इमरान खान का मैंने पहले भी कहा ना कि ज़ाहिर है क्राउड जिस तरह उनके साथ चल रहा है, वो उसको आगे वो ठंडा तो नहीं पड़ने देंगे, इनको इस्तेमाल में करेंगे। और फिर सोशल मीडिया के ऊपर जिस तरह वो कह रहे हैं जी मेरे जो वॉरियर्स हैं वो तो उसको भी डिफेंड कर रहे हैं, वहाँ पे भी आप देखो प्रेशर तो एक है समी साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है, इदारों पे भी है और इससे हुकूमत के ऊपर भी है, और ये कोई ना कोई इनको अनाउंसमेंट जो है वो करनी पड़ेगी, बेशक जो भी इनके इरादे हों। लेकिन अगर आकर इमरान खान यहाँ पे बैठ जाता है तो ये फिर आसान नहीं होगा ऐसा हुकूमत, फिर वो जैसे कहा ना मुख्तारिया गल बध जाएगी। जी इजाज़त दीजिए नाज़रीन, कल फिर मुलाकात होगी तज्जिया में, अपना और अपने साथ के अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।